मोहन बाबू ने कमरा बंद कर लिया और ये देख रोहिणी घबरा गई। वो डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो साहब जी? मोहन बाबू वैसे तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उस वक्त उन पर वासना हावी हो चुकी थी और वो उस वक्त सही गलत सब भूल चुके थे। बरसों से नारी सुख से वंचित रहने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने काम वासना को खुद पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन आज उनका सब्र का बांध टूट गया था। फिर उन्होंने रोहिणी के सारा दिन ही मोहन लाल की पत्नी को स्वर्गवास हुए 10 साल हो चुके थे और उनकी उम्र भी अब भी 56 साल की हो चुकी थी, यानी कि वो वृद्धावस्था की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। घर में एक बेटा बहू और एक प्यारी सी पोती थी, लेकिन वो भी अब विदेश में सेटल हो चुके थे। कभी कभार वो मोहन लाल को फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेते थे, लेकिन उनसे भी मिले उन्हें करीब 5 साल हो चुके थे। उनका बेटा राम सिर्फ नाम से ही राम था, लेकिन वो खुद को एक आदर्श बेटा समझता था, क्योंकि वो हर महीने की पहली तारीख को अपने पिता को 30,000 की एक रकम भेज दिया करता था और घर के बाकी के सारे बिल्स वगैरह वो यूके से ही मैनेज कर लेता था। लेकिन जब कभी मोहन लाल उसे इंडिया मिलने आने को कहते तो उसका एक ही रटा रटाया जवाब होता, पापा आपको पैसे तो मैं भेज ही देता हूँ और फ़ोन पे महीने में एक आध बार बात भी हो जाती है, फिर आप ये बार बार इंडिया आने को क्यों कहते हो? ये मुझे समझ में नहीं आता। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल आपसे मिलने आ पाऊँ। यही जवाब मोहन लाल हर महीने सुनते आए हैं। इसी वजह से अब उन्होंने अपने बेटे से मिलने की उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। वैसे मोहन लाल अपने घर का सारा काम खुद करते थे और शायद इसी वजह से उम्र के इस पड़ाव में भी उनका बदन गठीला और स्वस्थ था। लेकिन वक्त हर स्वस्थ शरीर को एक न एक दिन बूढ़ा कर देता है और शायद यही बुढ़ापा अब मोहन लाल भी महसूस करने लगे थे और इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसी मित्र वर्मा जी से उनके घर के लिए एक काम वाली बाई खोजने को कहा। वर्मा जी उनके बहुत पुराने मित्र हैं और हर 30 त्योहार में मोहन लाल उनके घर आया जाया करते थे। एक तरह से वो उनके परिवार में कहीं ना कहीं अपने परिवार को महसूस किया करते थे। वर्मा जी भी उन्हें अपने बड़े भाई के जैसा ही सम्मान देते थे और इसी वजह से उन्होंने आनन फानन में एक काम वाली को उनके घर भेज दिया और साथ ही साथ उन्होंने मोहन लाल को भी ये समझा दिया कि काम वाली को रखने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें रखिएगा। अगले दिन ही एक लड़की मोहन लाल के घर पधारी, लेकिन ये क्या, ये तो एक छोटी सी 16 साल की बच्ची थी। मोहन लाल को वर्मा जी के इस रवैये से काफ़ी बुरा महसूस हुआ। उन्होंने उसी वक्त वर्मा जी को कॉल करी और खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन जब वर्मा जी ने पूरी बात बताई तो उन्हें अपनी जल्दबाजी भरे फैसले पर अफसोस हुआ। दरअसल उस लड़की की माँ सब घरों में काम करके उसके पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च उठाती है। क्योंकि उसके पिताजी शराबी थे, वो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उसकी बीमारी की वजह से वो लड़की खुद अपनी माँ की जगह आकर काम करने को राज़ी हुई थी। मोहन लाल को उस लड़की में अपनी पोती की झलक दिखाई देने लगी थी। मोहन लाल ने उस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनो, तुम्हें मेरे यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम ये पैसे अपने पास रखो और अपनी पढ़ाई और अपनी माँ का ध्यान रखना, और पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, हिचकिचाना मत। उस लड़की का सर उनके लिए आदर से झुक गया और वो उनके पैर छूकर भाव विभोर हो उठी और फिर उन पैसों को लेकर कमरे से निकल गई। उसके कमरे से निकलते ही मोहन लाल को याद आया कि उन्होंने तो उसका नाम तो पूछा ही नहीं। अगले ही दिन वर्मा जी ने एक और काम वाली को मोहन लाल के घर भेज दिया। मोहन लाल उस समय अपने लिए चाय बना रहे थे कि तभी डोरबेल बज उठी। उन्होंने चाय को अपने लिए एक कप में लेकर घर का दरवाज़ा खोला और सामने का नज़ारा देख के उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई और दिल भी किसी नवयुवक की तरह धड़कने लगा था। घर का दरवाज़ा खोलते ही मोहन लाल को 40 साल की एक औरत दिखाई पड़ती है। तीखे नैन नक्श, भरा भूरा जिस्म, सांवला बेदाग चेहरा और होठ के पास एक डिम्पल। एक नज़र में कहे तो वो उन्हें काम वाली कम और किसी फिल्म की हीरोइन ज़्यादा लग रही थी। सोहन लाल वैसे तो शरीफ आदमी है, लेकिन आज उनके अंदर का भी सोया हुआ मर्द जाग उठा था। वो एक टक उस औरत को निहारते ही रहे, तभी उस औरत के टपोरी आवाज़ से उनका ध्यान भंग हुआ। वो औरत बोली, साहब, मेरा नाम रोहिणी है और मुझको वर्मा जी ने भेजा है आपके घर काम करने के लिए। मेरे को महीने का 8,000 चाहिए और रविवार को छुट्टी। ये सब मंजूर हो तो बोलो, तो मैं आज से ही काम पे लग जाएगी। मोहन लाल उसकी सारी शर्तें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मंजूर है रोहिणी जी।
आप तो मेरे को जी बोल दिए। आज तक मेरे को किसी साहब ने इतनी इज्जत नहीं दी। इतना कहकर वो मुस्कुराकर घर में किचन की तरफ चल पड़ी। मोहनलाल अपनी पत्नी के देहांत के बाद पहली बार किसी दूसरी स्त्री में इतनी रुचि ले रहे थे। उस दिन के बाद से तो मोहनलाल पर भी जवान होने का जुनून चढ़ गया था। बालों पर हरिये हिजाब लगाना, सुबह शाम वार्जिस और तो और हफ्ते में 2 बार पार्लर में जाकर अपनी डेटिंग पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। रोहिणी के आने से उसके जाने तक वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। बस घर के हर एक कोने से उसे चोरी चुपके देखा करते थे। लेकिन जब भी वो उससे कुछ कहने की कोशिश करते तो उन्हें अपनी उम्र का लिहाज याद आ जाता था। एक दिन वो सुबह की अपनी वर्जिश करके घर लौटे तो देखा कि रोहिणी उनके कपबोर्ड के पास खड़ी होकर उनके कपबोर्ड में एकटक झांक रही थी। मोहनलाल भी उसकी इस हरकत का पता लगाने के लिए दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि रोहिणी कपबोर्ड में रखे उनकी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तभी रोहिणी को यकायक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो जैसे ही पलटी उसका पूरा बदन एक पल के लिए ही मोहनलाल से स्पर्श कर गया। इतने सालों में पहली बार किसी नारी देह का अनुभव करके उन्हें चरम सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन अगले ही पल स्थिति को संभालते हुए मोहनलाल बोले, रोहिणी, ये तुम क्या देख रही थी मेरे कपबोर्ड में? रोहिणी झेपते हुए बोली, साहब, कबर्ड साफ करते हुए आपकी तस्वीरें दिखी। लगता है पहले आप सेना में थे, तस्वीरों में तो आप किसी फिल्म के हीरो लग रहे हो। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मोहनलाल के गाल शर्म से लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोले, हाँ, मैं जवानी के दिनों में काफ़ी कसरत किया करता था और यही वजह है कि मैं आज भी चुस्त और तंदुरुस्त हूँ। रोहिणी जिज्ञासावश में बोली, साहब, मुझे सेना में काम करने वाले लोग बहुत पसंद है। जब भी उनकी वर्दी देखती हूँ मुझे एक बहुत ही अच्छी सी खुशी महसूस होती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपनी सेना के दिनों की कुछ कहानियाँ सुनाएंगे? फिर क्या था, उन्हें तो मौका मिल गया मोहिनी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का। फिर वो अपनी खुशी दबाते हुए बोले, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ और तुम चाय बनाकर रेडी रखो। चाय की चुस्की लेते हुए मैं तुम्हें अपनी जवानी के दिनों की कहानियाँ सुनाता हूँ। मोहनलाल फ्रेश होकर तुरंत वापस लौटे और रोहिणी भी चाय का गिलास लिए सोफे के पास खड़ी रही और उनका इंतज़ार कर रही थी। मोहनलाल कंधे पर गीला तौलिया रखे वापस आए और सोफे पर बैठकर चाय के गिलास को थाम लिया और रोहिणी को भी पास की कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर उन्होंने अपने पुराने दिनों की कहानियों को कहना शुरू किया। रोहिणी, क्या दिन थे वो। मैंने सेना में अपने 40 साल बताएं और शुरू के साल तो काफ़ी तकलीफ़ देह थे क्योंकि ट्रेनिंग और कड़ी मशक्क़त के बाद में बहुत ही कम समय मिल पाता था कि मैं अपने खुद के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन मैं यह सोचता था कि चलो, ये ज़िंदगी मैंने देश के नाम कर दी है और जब रिटायर होऊंगा तो फिर अपने जीवन का आनंद लूँगा। शादी तो हुई लेकिन वैवाहिक जीवन सिर्फ नाम का था क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला था अपने बीवी और बच्चों के साथ बिताने का। सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद इस कमी को भी पूरा कर लूँगा, लेकिन बीवी ने जवानी में और बेटे ने बुढ़ापे में साथ छोड़ दिया। ये सब कहते हुए मोहन बाबू की आंखें भर आईं। फिर खुद को संभालते हुए बोले, सॉरी, तुमने सेना के किस्सों के लिए पूछा था और मैं तुम्हें अपनी दुख भरी दास्तां सुना दी। रोहिणी बोली, साहब, अक्सर ऐसा होता है, जब कोई आपसे प्यार के मीठे बोल कह दे तो अंदर का दुख बाहर आ ही जाता है। उसके बाद मोहन बाबू ने रोहिणी को अपने सेना के दिनों के कई किस्से सुनाए। इस दौरान उन दोनों को पता ही नहीं चला कि सूरज के ढलने का समय आ गया था। बहुत दिनों बाद मोहन बाबू को किसी अधिकारी अपने के होने का एहसास हुआ था। तभी बातों बातों में मोहन बाबू ने रोहिणी के पारिवारिक हालत के बारे में पूछ लिया। मोहन बाबू के इस प्रश्न को सुनकर रोहिणी का चेहरा कुछ उतर सा गया था। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा और फिर उस प्रश्न को टालते हुए बोली, साहब, आज काफ़ी देर हो गई है, मैं चलती है। मैं आज आपके लिए खाना बना नहीं पाऊंगी, सॉरी। इतना कहकर वो हट बद्दा कर उठी और घर से बाहर निकल गई। मोहन बाबू को उसका ये व्यवहार बड़ा अजीब लगा और उन्होंने ठान लिया कि वो रोहिणी से इस बारे में बात करके रहेंगे। उस दिन के बाद से मोहन बाबू ने रोहिणी के बारे में खोज खबर लगाना शुरू किया। लगभग 1 हफ्ते के जांच पीढ़ी डेताल के बाद उन्हें ये पता चला कि रोहिणी की शादी बचपन में ही हो गई थी, वो भी एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ।
रोहिणी की एक बेटी भी थी जिसका पालन पोषण वो खुद के दम पर कर रही थी, क्योंकि उसका पति तो दिन भर शराब के नशे में धुत पिड़ी रीधा रहता है और उसकी सारी कमाई उसके शराब के खर्चे में चली जाती हैं। पहले पहले तो वो रोहिणी को मार पिट कर उसका भी पैसा ले लेता था, लेकिन समय के साथ साथ उसका पति कमज़ोर हो चुका था। रोहिणी सख्त हो गई थी, अब तो वो भी पति की बदतमीजियों पर उसे दो चार लगा देती थी। उधर मोहन बाबू इसलिए संकोच में थे कि आखिर रोहिणी को अपनी दिल की बात कैसे कहे, क्योंकि वो की एक तो मोहन जी उम्र दराज हैं और रोहिणी शादीशुदा। लेकिन एक दिन जब रोहिणी उनके घर काम करने आई तो साथ में अपनी बेटी को भी ले आई, क्योंकि रविवार का दिन था और उसकी देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं था। उस लद्दकी को देख मोहन बाबू को ये पहचानते देर नहीं लगी कि ये तो वही लद्दकी थी जो उस दिन आई थी। उस दिन उसका नाम पूछना भूल गए थे तो आज पूछ लिया। लद्दकी ने जवाब दिया कि उसका नाम ऋतु है। फिर मोहन बाबू ने उसे टीवी का रिमोट दिया और उस पर कार्टून चैनल लगा दिया। रोहिणी उनका अपनी बेटी के प्रति ये व्यवहार देखकर काफ़ी खुश हुई और इसी खुशी में उसने सबके लिए बेसन के पकौड़े और चाय बनाई। फिर तीनों एक साथ टीवी और पकौड़ों का मज़ा ले रहे थे। इसी बीच मोहन बाबू उठ के अपने बेडरूम में चले गए और वहाँ जाकर रोहिणी को आवाज़ लगाई। जैसे ही रोहिणी कमरे में आई, मोहन बाबू ने कमरा बंद कर लिया। ये देख रोहिणी घबरा गई। वो डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो साहब जी? मोहन बाबू वैसे तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उस वक्त उन पर वासना हावी हो चुकी थी और वो उस वक्त सही गलत सब भूल चुके थे। बरसों से नारी सुख से वंचित रहने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने काम वासना को खुद पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन आज उनका सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने रोहिणी के दोनों बाहों को अपने मजबूत हाथों से जकड़रा लिया था। उधर रोहिणी भी उनकी उस हरकत पर चिल्लाने लगी थी कि दरवाजे के दूसरी तरफ से ऋतु की आवाज़ आई, माँ क्या हुआ? उस छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनकर मोहन बाबू को अचानक ये एहसास हुआ कि वो अब भी क्या करने जा रहे थे। उधर ऋतु डर के मारे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पिट रही थी और रो रही थी। फिर मोहन बाबू की रोहिणी पर पक ढीली ढीली होने लगी और वो अब रोहिणी से नज़र चुरा रहे थे। उनकी पकड़ ढीली होते ही रोहिणी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और ऋतु को अपनी बाहों में लेकर सिसकने लगी। ऋतु को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ क्यों रो रही थी। तभी घर की डोरबेल बज उठी। मोहन बाबू ने डोरबेल की आवाज़ सुनी और अब उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं रोहिणी इस घटना का जिक्र किसी से कर देगी तो इतने बरसों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और यही सोचकर वो उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने उसके पास पहुँचे। लेकिन तब तक रोहिणी दरवाज़ा खोल चुकी थी और दरवाज़ा खुलते ही मोहन बाबू ने देखा कि घर में उनका बेटा राम प्रवेश कर रहा है। इतने सालों से उससे मिलने की जो इच्छा थी आज वो डर में तब्दील हो गई थी। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धधक रहा था। हीन भावना से उनका सर ज़मीन में धंसा जा रहा था। राम ने जब रोहिणी को देखा और उसके हाव भाव को देखा तो एक पल के लिए उसे कुछ शक हुआ। उसने रोहिणी से पूछा कि वो कौन है और रो क्यों नहीं है। मोहन बाबू डर के मारे राम की बात काटते हुए बोले, अरे इतनी साल बाद आए हो, पहले गले तो लग जाओ बेटा। और इतना कहकर उन्होंने राम को गले से लगा लिया और उसको गले लगाते ही उनके आंसू निकल पड़ी ढे। लेकिन ये आंसू बेटे के मिलने की खुशी में निकले थे या पश्चाताप में, ये कहना मुश्किल था। तभी रोहिणी बोली, मेरा नाम रोहिणी है बाबू। अभी हाल ही में बाबू ने मुझे यहाँ पर काम पे रखा है और मैं रो नहीं रही थी, बल्कि ये तो प्याज काट रही थी, उसी वजह से आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उधर ऋतु कुछ कहने जा रही थी कि रोहिणी ने उसे डांटकर चुप करा दिया और फिर उसे लेकर घर से बाहर जाते हुए बोली, साहब आज मुझे थोड़ा काम है, मैं कल आऊँगी। इतना कहकर वो घर से निकल गई। मोहन बाबू उसे जाते वक्त देख रो पड़ी थे और एक बार फिर से अपने बेटे को गले से लगा लिया। उनके मन से डर का बोझ तो हट गया था, लेकिन ग्लानि कम नहीं हुई थी। उस दिन दोनों बाप बेटे काफ़ी देर तक बातचीत की। मोहन बाबू बेटे में इतने खो गए कि उसे पूरे दिन उन्हें रोहिणी का ख्याल नहीं आया। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक रोहिणी काम पे नहीं आई। मोहन बाबू को लगा कि अब वो काम पर फिर नहीं आएगी। कुछ और दिन बीते और राम वापस यूके चला गया और मोहन बाबू एक बार फिर से अकेले पीढ़ी चुके थे। लेकिन उस घटना के बाद से उन्होंने ठान लिया था कि वो कोई काम वाली बाई नहीं रखेंगे।
और उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो किसी लड्डू ढाके को देखे जो घर का काम वाम कर दे। उस घटना को बीते अब 1 साल हो चुके थे। एक दिन वो अपने सुबह सुबह टहलने के लिए सड़क पर चल रहे थे कि उन्होंने देखा कि सामने से एक एम्बुलेंस ज़ोर से आवाज़ करते हुए सड़क पर दौड़ीश रही थी और अनायास ही उनकी नज़र एम्बुलेंस में बैठी रोहिणी पर पड़ी। उस एक पल के दृश्य में भी उन्होंने रोहिणी को पहचान लिया। उन्होंने झट से पास खड़ी दे एक ऑटो वाले से उस एम्बुलेंस का पीछा करने को कहा और कुछ ही क्षणों में वो अस्पताल पहुंच गए। वो बेतहाशा एक कमरे से दूसरे कमरे में रोहिणी को खोज रहे थे कि तभी उन्हें रोहिणी दिखाई पड़ी परियाद इच्छाई, जो किसी डॉक्टर से बात कर रही थी और डॉक्टर कह रहा था कि उसकी बेटी की एक किडनी फेल हो चुकी और दूसरी किडनी के लिए लाखों रुपए लगेंगे। इतना सुना था कि वो उन दोनों के बीच में आकर बोले कि आप मेरी किडनी ले लीजिए। अचानक से मोहन बाबू को देख रोहिणी पहले तो चौंकी, फिर मोहन बाबू से लिपट कर रोने लगी। मोहन बाबू ने उससे हिम्मत से काम लेने को कहा और फिर वो अपने बाकी के टेस्ट के लिए डॉक्टर के साथ चल दिए। उन्हें जाते देख रोहिणी मन ही मन सोच रही थी कि जिसे वो ठरकी बुढ़ा समझ रही थी उसने ही उसकी बेटी को आज नया जीवन देने के लिए अपनी एक किडनी दे रहे हैं। अक्सर हम लोगों को उनकी परिस्थितियों के ऊपर उनका आकलन करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि परिस्थिति तो बदल जाती हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया आपकी परिस्थितियाँ नहीं देखती हैं। वो देखती हैं कि आप उस एक क्षण में सही हो या गलत, और उसी से वो आपका चरित्र का आकलन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।